हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज से अराउंड अ डेकेड बैक इन 2012 हमें इंडिया के पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, जहां पर इंडिया के काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने इंडियन पीएसयू बैंक से लिए हुए बड़े बड़े लोन्स को बड़े लेवल पर डिफॉल्ट किया था। पर ये जो पूरी फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ये एकदम से इमर्ज नहीं हुई थी, पर इसका सिग्नल हमें 1 से 1.5 साल पहले से ही देखने को मिलने लगा था, जहां पर हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट्स थे वो धीरे धीरे जो पीएसयू बैंक्स के सारे लोन्स थे उन पर डिफॉल्ट करना शुरू हो गए थे। पर जब इस प्रॉब्लम के बारे में बात की गई तो उस ड्यूरेशन में हमारे यहाँ जो पीएसयू बैंक्स थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने से भी डिनाई कर दिया और फर्दर उन कॉर्पोरेट्स को और भी बड़े बड़े लोन्स देते गए, इस एंटिसिपेशन में कि आगे चल के वो जो सारी कॉर्पोरेट्स हैं वो उन लोन्स को रीपे करेंगे। और इसी तरह ये पूरा ही सिनेरियो लगभग 1 साल से भी ज्यादा टाइम चलता रहा, अंटिल देयर वाज अ पॉइंट जहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जो पूरी कॉर्पोरेट्स है ये लोन्स को रीपे नहीं करने वाले। और फिर उसके बाद जब उस प्रॉब्लम को 10 टाइम्स बड़ा कर दिया गया, तब इस पूरी प्रॉब्लम को हमारे पीएसयू बैंक्स ने एड्रेस किया। और फिर इस चीज का इंपैक्ट ये पड़ा कि हमारी इंडिया की टॉप पीएसयू बैंक्स लाइक एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनीज के स्टॉक्स 1 से 1.5 साल की ड्यूरेशन में अपने टॉप से 50 to 60% तक करेक्ट हुए। अब ये स्टोरी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं बिकॉज करंट में इंडिया के पूरे ही बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में हमें ऐसी ही प्रॉब्लम फिर से इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। बस यहाँ पर इस बार फर्क ये है कि इस बार ये प्रॉब्लम किसी कॉर्पोरेट्स की वजह से नहीं बल्कि इंडिया के ओवर स्ट्रेस्ड मिडिल क्लास की वजह से हो रही है, जहां पर हमें ऑलरेडी ऐसे वार्निंग साइंस देखने को मिलने लगे हैं जो कि आगे चल के इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन्हीं सारे कंसर्निंग डेटा पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आरबीआई ने खुद अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में पब्लिश किए हैं, और समझेंगे कि ये डेटा पॉइंट्स किस तरीके से हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन्हीं सारे कंसर्निंग डेटा पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आरबीआई ने खुद अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में पब्लिश किए हैं, और समझेंगे कि ये डेटा पॉइंट्स किस तरीके से हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पर बिफोर यू मूव टू दैट, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, तो प्लीज अपना 5 सेकंड देकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स कि कैसे हमारे इंडिया में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं और जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, इन सारी कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं ये लगातार हमें वीक देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि किस तरीके से इंडिया में जो इकोनॉमिक डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। बट इन सब चीज़ों को साइडलाइन करते हुए हम फिर भी केवल एक ही चीज़ पे स्टिक हैं कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है। एंड दिस होल नैरेटिव कंटिन्यू टिल द लास्ट मंथ, जब रिसेंटली हमें अपने लास्ट क्वार्टर के जीडीपी के नंबर्स देखने को मिले जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा कम आए। और फिर इन नंबर्स के बाद ही कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ रियलाइज होना शुरू हुई कि एक्चुअली में हमारी जीडीपी में एक स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अब इसी ड्यूरेशन में रिसेंटली दिसंबर के मंथ में आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली जो कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को दिखाता है। और इसी रिपोर्ट में आरबीआई ने कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स को मेंशन किया, जहां पर सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इंडिया में जो हाउस होल्ड डेट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जहां पर सितंबर 2021 के बाद से ये जो डेट है ये अभी जून के मंथ तक हमें कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। पर इस चीज को हम कंप्लीटली नेगेटिव तरीके से भी नहीं देख सकते, बिकॉज जब किसी कंट्री के जो हाउस होल्ड है वो डेट लेते हैं तो इससे कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इंक्रीज होती हैं, बिकॉज इस डेट को वो एसेट क्रिएशन, कंजम्पशन वगैरह में यूज करते हैं। पर प्रॉब्लम में देखने को मिलती है जब आप ये देखोगे कि इस डेट का एक्चुअल में यूज कहां पर हो रहा है। तो यहां पर आप इस डेटा में देख सकते हो कि यहां पर आपको 3 कलर्स देखने को मिल रहे होंगे, येलो, रेड एंड ब्लू। यहां पर जो येलो कलर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि उस पूरे ही लोन अमाउंट में से कितने परसेंटेज ऑफ जो पैसा है वो कंजम्पशन पर्पज से यूज हो रहा है, लाइक पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह खरीदने के लिए। सेकेंडली जो रेड लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कि उसमें से कितना परसेंटेज एसेट क्रिएशन के लिए यूज हो रहा है, लाइक हाउस लोन, व्हीकल लोन्स और टू व्हीलर लोन्स वगैरह के लिए। और थर्डली ब्लू लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कि उसमें से कितने परसेंटेज जो अमाउंट है वो प्रोडक्टिव यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लोन या बिजनेस लोन्स वगैरह के लिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसमें जो येलो लाइन है ये हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे बड़ी होती हुई देखने को मिल रही है, जो चीज़ हमें ये चीज़ शो करती है कि ये जो लोन्स लिए जा रहे हैं इसमें से ज़्यादा लोन का पार्ट जो है वो अपने मिडिल क्लास जो अपनी डेली हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए यूज कर रहा है, एज कंपेयर टू किसी एसेट क्रिएशन या फिर किसी प्रोडक्टिव जगह उसको यूज करने का। एंड दिस शोज कि कैसे आज इंडिया के बहुत बड़े हाउस होल्ड के सेगमेंट को अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी लोन्स की जरूरत पड़ रही है। अब इस पूरी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बेटर समझाने के लिए आरबीआई ने ये जो बोरोवर्स है इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले हैं सब प्राइम बोरोवर्स और सेकंड आते हैं सुपर प्राइम बोरोवर्स। सब प्राइम बोरोवर्स वो बोरोवर्स हैं जिनकी ज़्यादा कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, लाइक जो रूरल एरियाज वगैरह में रहते हैं, एंड इसीलिए इनको लोन जब चाहिए पड़ते हैं तो ये स्मॉल बैंक्स और एनबीएफसी से स्मॉल टिकट साइज लोन लेते हैं जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा हायर इंटरेस्ट से पड़ते हैं।
सेकेंडली आते हैं सुपर प्राइम बोरोवर्स, जिनकी अच्छी खासी क्रेडिट हिस्ट्री होती है और इनको जो लोन्स है वो इजीली किसी बैंक से कम इंटरेस्ट से मिल जाते हैं। अब अगर आप इस डेटा को देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पूरी प्रॉब्लम है ये हमें सब प्राइम बोरोवर्स में ज्यादा देखने को मिल रही है। यही जो लोग हैं यही अपने जो लोन्स हैं उसमें से मैक्सिमम जो 48% लोन है उसको कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। केवल 26% उस लोन का अमाउंट एसेट क्रिएशन के लिए यूज कर रहे हैं और बाकी का 26% प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं। वहीं पर जो सुपर प्राइम बोरोवर्स हैं वो जो लोन ले रहे हैं वो उसमें से 64% उस लोन का अमाउंट एसेट क्रिएशन यानी प्रोडक्टिव जगह यूज कर रहे हैं और केवल 31% ही कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अब ये जो सब प्राइम बोरोवर्स हैं जिनके केस में हमें एक्चुअल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेट मी टेल यू, यही वो लोग हैं जिनके केस में हमें लोन्स की रीपेमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बिकॉज ये लोग यूजुअल से काफी ज्यादा हायर इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं। लेट मी टेल यू, डेटा तो ये भी कहता है कि ये जो सब प्राइम बोरोवर्स को लोन दिए जा रहे हैं इनमें से 60% बोरोवर्स तो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी 2 से 3 लोन लिए बैठे हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर से आया होगा कि अगर ऑलरेडी इन लोग के ऊपर 2 से 3 लोन चल रहे थे तो फर्दर इनको नए लोन्स दिए ही क्यों गए। तो इसका भी रीजन ये है कि हमारी जो आरबीआई है और जो बैंकिंग सिस्टम है ये जो नए लोन्स डिस्पर्स करता है ये हमारी इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक पिक्चर है उसको देख के करता है। अब जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जो रूरल डिमांड है उसमें केवल हमें टेम्पररी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और एक्चुअली में डिमांड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए जब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा नए लोन्स की रिक्वायरमेंट आई तो एनबीएफसी और बैंक ने उसको डिलीवर किया, ये सोच के कि उनको इससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और उनके बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। पर इस पूरे ही सिनेरियो का एक्चुअल पिक्चर हमें तब देखने को मिला जब रिसेंटली बैंक्स ने अपने ग्रॉस एनपीएस के राइट ऑफ के डेटा को रिलीज किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राइट ऑफ वो लोन्स होते हैं जिनको कि बैंक्स कंसीडर करके चलते हैं कि अब ये जो लोन्स है वो उनको वापस नहीं मिलने वाले। वहीं अगर आप डेटा देखो तो यहाँ पर आपको ये चीज़ साफ देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ टाइम में ये जो ब्लू लाइन है ये जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है ये इंडिकेट करती है कि बैंक्स के राइट ऑफ के केस में अनसिक्योर्ड जो रिटेल लोन्स है उनका राइट ऑफ काफ़ी बड़े लेवल पे इंक्रीज हुआ है केवल पिछले 2 सालों में। वहीं पर सेक्टर वाइज अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो एनपीएज हैं वो आपको रिटेल की कैटेगरी में ही देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे ही सिनेरियो को एड्रेस करते हुए रिसेंटली आरबीआई ने कुछ एक्शंस भी लिए थे, जहां पर हमने देखा था बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए जो रिटेल लैंडिंग है उसको और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया था, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा के। जहां पर मान के चलिए पहले अगर कोई बैंक 10,000 रुपए का एक अनसिक्योर्ड लोन देता था और उस पर उसको 100 रुपए रखना पड़ता था ऐसा कैश रिजर्व रेशियो, वहीं पर अब उसको सेम 10,000 रुपए की लैंडिंग करने के लिए 125 रुपए रखना पड़ेगा एज अ कैश रिजर्व रेशियो, जिससे वो जो लैंडिंग है वो कम कर पाएगा। पर आरबीआई के सेक्शन ने बैंक्स को एक डेडलॉक स्टेट में पहुंचा दिया, जहां पर पहले उन्होंने जो अनसिक्योर्ड लोन्स दिए थे उसमें तो ज्यादा से ज्यादा एनपीएस में कन्वर्ट हो ही रहे थे। पर आरबीआई के इस एक्शन के बाद जो कंज्यूमर क्रेडिट में ग्रोथ थी उसमें भी हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, प्लस जो ग्रॉस लोन और एडवांसेस थे उसमें भी बैंक्स और एनबीएफसी के केस में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि ये जो पूरा ही इंपैक्ट हम देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में ये तो हमें 5 सितंबर के मंथ तक का देखने को मिला, बल्कि अगर राइट ना उनकी मानो तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है, जिस चीज का एक्चुअल इंपैक्ट हमें आगे आने वाले कंपनीज के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। बट अब सवाल आता है कि व्हाट आर गवर्नमेंट नीड टू डू अबाउट दिस। तो कई सारे इकोनॉमिस्ट की माने जो सबसे पहली चीज गवर्नमेंट को करने की जरूरत है वो ये है कि उन्हें अपने जो मिडिल क्लास की डेफिनेशन है उसको चेंज करने की जरूरत है। जहां पर रिसेंटली द प्रिंट का एक आर्टिकल तो ये भी कहता है कि इंडिया के लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए आज के टाइम जो बंदा साल का 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है वो भी एग्जैक्टली रिच की कैटेगरी में नहीं आता है। अब देखिए आज से लगभग 10 साल पहले जब हमारी गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास की डेफिनेशन बताई थी तब बोला गया था कि ऐसे लोग जो कि साल का 3.5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक कमाते हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं। एंड इसीलिए हमारी जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उस पे 10 लाख से ऊपर कमाने वाले लोगों पे 30% टैक्स लगाया गया। बट अगर आप डेटा देखो तो आज के टाइम जो असेंशियल चीजें हैं लाइक मिल्क, शुगर या पेट्रोल जैसी चीजें, इसमें पिछले 10 साल की ड्यूरेशन में हमें प्राइस में डबल से भी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला। यानी एक इंसान जो आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए साल का कमाने पे जो लाइफस्टाइल जीता था आज उसको सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए 20 लाख रुपए साल चाहिए। बट इंटरेस्टिंगली आज भी अगर आप देखो तो भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख से ऊपर कमाने वाले लोगों पे 30% टैक्स देखने को मिलता है, और वहीं पर जो न्यू टैक्स रिजीम भी लाई गई है उसमें भी लोगों के लिए कुछ खास बेनिफिट नहीं है, बिकॉज इस पूरे ही रिजीम में क्योंकि एग्जाम्पशंस वगैरह हटा दिए गए हैं तो इसी 10 लाख की लिमिट को बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया है, विच इज नॉट इनफ। तो हमारी गवर्नमेंट का सबसे पहला एक्शन तो यही होना चाहिए कि हमारी जो मिडिल क्लास है उसको कुछ टैक्स में ब्रेक्स दिए जाए, जिससे वो इसी पैसे को सेव करके हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यूज कर पाए, जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आ पाए। इसके अलावा जो हमारे हाई इंटरेस्टेड सिनेरियो इतने टाइम से चल रहा है उसको भी हमें कट डाउन करने की जरूरत है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्टअप हो पाए। तो अब हमें देखना ही है कि क्या आने वाले बजट में एक्चुअली में ये जो ग्राउंड पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है इसको हमारी गवर्नमेंट एड्रेस करती है या नहीं, या फिर से पॉलिटिकल बेसिस पे ही केवल पुअर क्लास को ही ध्यान में रख के उनको ही इंसेंटिव्स और उनको ही सब्सिडीज बांटी जाए और मिडिल क्लास को फिर से ऐसे ही छोड़ दिया जाए।